नमस्कार, सिविल सेवा प्रधान परीक्षा 2014 मॉक नौ के विश्लेषण में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न पत्र का खंडवार विश्लेषण कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर्थिक विकास से 10-10 अंकों के 8 प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार कुल अंक 80 हो जाते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, 10-10 अंकों के 80 अंक हो जाते हैं। जैव विविधता एवं पर्यावरण से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, 10-10 अंकों के, तो कुल अंक 60 हो जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 10-10 अंकों के, कुल अंक हो जाते हैं 20। तथा आपदा प्रबंधन से 1 प्रश्न पूछा गया है, 10 अंक का, कुल अंक 10 हो जाते हैं। इस प्रकार से कुल प्रश्न होते हैं 25 और कुल अंक होते हैं 250। इसी के साथ सबसे पहले नजर डालते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। 1990 के दशक में लागू किए गए आर्थिक सुधार भारतीय संदर्भ में क्रांतिकारी थे। उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिन्होंने इन सुधारों को अपरिहार्य बना दिया। 1990 में जो आर्थिक सुधार किए गए उससे आप और हम अच्छी तरह भली भांति परिचित है। अब हम लोगों को परिस्थितियों की विवेचना करनी है कि क्यों वो सुधार जरूरी बन गए, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, उन पर हमें एक बार नजर डालनी है। एक मध्यम स्तर का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है और लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये इकोनॉमी का भी। इसी के साथ उत्तर के स्वरूप पर नजर डालते हैं कि आजादी के बाद भारत ने समाजवाद उन्मुख मिश्रित अर्थव्यवस्था नीति का अनुसरण किया है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाई है। लेकिन क्रियान्वयन के 4 दशक बाद भी यह नीति अपेक्षित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी है और कम विकास दर के साथ कभी कभी प्रतिगामी भी साबित हुई है। 1980 के दौरान सतही स्तर पर सुधार शुरू किए गए, लेकिन वे आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं थे और 1990 की शुरुआत में सुधार व्यापक पैमाने पर आवश्यक हो गया। निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। 1950 से 1980 तक भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक विकास दर लगभग 3.5% रही, जिसे हिंदू विकास दर भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि औसतन 1.3% रही। सरकारी उद्यमों में भारी घाटा दर्ज किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार के कारण बुनियादी ढांचे में कम निवेश किया गया। निजी क्षेत्र को इस्पात, विद्युत ऊर्जा और संचार के लिए केवल कुछ ही लाइसेंस जारी किए गए थे और लाइसेंस धारकों ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उस दौर को जो कहा जाता है एक लाइसेंस परमिट राज सिस्टम बोला जाता था, लाइसेंस राज, इस तरह की बातें होती थी। नए उद्यम कोई भी स्थापित करने हैं तो सैकड़ों जगह से आपको जो है पहले अलग अलग तरह के लाइसेंस और एनओसी अगर लेनी होती थी। तो कुल मिलाकर यह था कि नया उद्यम किसी को स्थापित करना है तो उसको एक बहुत ही कठिन दौर से निकलना पड़ता था। अलग अलग स्तर पर जो है एनओसीज होती थी, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम वो बना हुआ था। आगे देखते हैं। इस प्रणाली ने लाइसेंस राज की नींव रखी, जिसने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, नौकरशाही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इसको अंडरलाइन करिए। भारत विदेश व्यापार में निरंतर कमी होती गई और विदेशी मुद्रा कोष में चिंताजनक कमी आई। पिछली आर्थिक नीति की कमियों से छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार ने बहुत अधिक संख्या में आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए। इस पॉइंट में ये वाला जो पॉइंट है 1950 से 1980 तक भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक विकास दर लगभग 3.5% रही, जिसे हिंदू विकास दर भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। समानांतर काली अर्थव्यवस्था का फलना फूलना वैश्विक चिंता का कारण बन चुका है। कर सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान के लिए एक नए वैश्विक मानक, जो कि विदेशों में बिना लेखा जोखा के जमा किए गए धन के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए तथा ऐसे धन को स्वदेश वापस लाने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करेगा। इसके लिए G20 के ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन में भारत के प्रयास के महत्व का परीक्षण कीजिए। भारत के साथ साथ पूरे विश्व की ये आज बहुत बड़ी समस्या है, काली अर्थव्यवस्था, और इससे निपटने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन वो भी अभी नाकाफी है और जो है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कमियां हैं जो पूरी तरह से उसको इस समस्या से निपटने के लिए सक्षम नहीं बना पा रही है।
खैर इसी के साथ उत्तर को देखते हैं। ब्रिस्बेन G20 शिखर सम्मेलन में भारत को महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई। भागीदारी देशों ने कर की जानकारी के प्रकटन और उसमें पारदर्शिता लाने और काले धन की समस्या से निपटने के लिए स्वचालित विनिमय हेतु नए वैश्विक मानक बनाने के भारत के मत का स्वागत किया। आर्थिक और सामरिक परिदृश्य में भारत के सफल प्रयास के अनेक निहितार्थ हैं। इसमें पहली लाइन को अंडरलाइन करिए। पहले तो ब्रिस्बेन G20 शिखर सम्मेलन में भारत को महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई। इसके अलावा आर्थिक और सामरिक परिदृश्य में भारत के सफल प्रयास के अनेक निहितार्थ हैं। इसमें पहला है नए मानक विदेशों में बिना लेखा जोखा के जमा किए गए धन के बारे में जानकारी एकत्र करने और ऐसे धन को स्वदेश वापस लाने में एक साधन के रूप में कार्य करेंगे। टैक्स हेवंस पर संधि दायित्व के अनुसार कर प्रयोजनों के लिए जानकारी प्रदान करने पर दबाव पड़ेगा। इसको अंडरलाइन करिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि टैक्स हेवंस जो है उनको इस संधि के दायित्व के अनुसार पूरी तरह से लाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये जो संधि की जा रही है उसको सही से वहां पर इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या उपाय किए जाए। तो टैक्स हेवंस बहुत बड़ी समस्या भी है उसके लिए। यह देश के कर आधार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर बचाने के लिए जिन रणनीतियों का उपयोग किया जाता है उन पर रोक लगाएगा। यह सरकार के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि करेगा ताकि बुनियादी अवसंरचना के विकास में निवेश किया जा सके और सामाजिक सेवाएं प्रदान की जा सके। यह आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों में काले धन के उपयोग पर रोक लगाएगा और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में सहायता करेगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यह कर बचाव गतिविधियों को रोकने में सहायता करेगा और आर्थिक मामलों में पारदर्शिता लाएगा। तो इस तरह से इसका पूरा उत्तर रहेगा। एक मध्यम स्तर का प्रश्न है और जानकारी आवश्यक भी होनी चाहिए इसको लेकर, क्योंकि आजकल ये मुद्दा एकदम चर्चा में बना ही रहता है। अखबार में आप निरंतर सामान उस पर देख सकते हैं इसको कि जो है ये मुद्दा उठाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक अदक्ष क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सुधार की गति धीमी रही है। इस क्षेत्र की दक्षता तथा अर्थव्यवस्था में इसके योगदान में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 15% है, जबकि इस क्षेत्र में 51% से अधिक श्रम बल कार्यरत है। यह इस क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों की कम उत्पादकता प्रदर्शित करता है। पिछले दशक के दौरान 4% से भी कम विकास दर दर्ज की गई। इस क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो एक मध्यम स्तर का प्रश्न है और जो उपाय किए जाने चाहिए उससे आपको भली भांति परिचित भी होना चाहिए और आप खुद देख सकते हैं कि जो अंतर है वो कितना बड़ा है। उपाय पे एक बार नजर डाल लेते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत उपकरणों और खेती की उन्नत तकनीकों का उपयोग करना, अधिक उत्पादन के लिए निवेश में वृद्धि करने हेतु वित्तीय सुदृढ़ीकरण द्वारा सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कृषि से संबंधित लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, अखिल भारतीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का उन्नयन और प्रसार कर कृषि उत्पादों को प्रोत्साहित करना, किसानों के लाभ में वृद्धि करने और लाभ सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पाद बाजार से दलालों को हटाना। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही जमीनी समस्या है दलालों की। तो ऐसी चीजों को जरूर आप अंडरलाइन करा करिए क्योंकि इससे उत्तर जो है सामान्यतः और जो अभ्यर्थी है उनसे अलग हो जाता है और अच्छा स्कोर करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कृषि से संबंधित अपशिष्ट और सह उत्पाद को उपयोगी सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए तकनीक का उपयोग करना, शीर्ष से लेकर जमीनी स्तर तक इस क्षेत्र में पेशेवर प्रबंधन को लागू करना। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4। भारत सरकार ने हाल ही में विमल जालान की अध्यक्षता में व्यय प्रबंधन आयोग का गठन किया है।
आयोग के गठन की आवश्यकता तथा महत्व की विवेचना कीजिए। तो काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया है और मध्यम स्तर से थोड़ा सा ऊपर होगा इसका स्तर। पूरी जानकारी होना आवश्यक है उसका, इसके बारे में। इसी के साथ उत्तर के स्वरूप को देखते हैं कि भारत सरकार ने सितंबर 2014 में बिमल जालान की अध्यक्षता में व्यय प्रबंधन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया था। यह 2015-16 के बजट से पहले अपनी अंतरिम रिपोर्ट और बजट 2016-17 से पहले अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह आयोग राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के लिए खाद्य उर्वरक व तेल सब्सिडी को कम करने के उपाय सुझाएगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। खाद्य, पेट्रोलियम और उर्वरक के सब्सिडी बिल में निरंतर वृद्धि राजकोषीय घाटे का प्रमुख कारण है और राजकोषीय समेकन में केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी बाधा है। खाद्य और पेट्रोलियम सहित सब्सिडी प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि इसे गरीब तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा प्रदान करने पर अधिक लक्षित होना चाहिए। वित्तीय अनुशासन में सुधार करना और उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाना कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय के आवंटन और परिचालन दक्षता की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। आयोग के सुझावों का क्रियान्वयन करने से सरकारी तंत्र की दक्षता में सुधार होगा और यह अतिरिक्त आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों को लागू होने के बाद भारत ने अपने विदेशी व्यापार के स्वरूप में उल्लेखनीय परिवर्तन दर्ज किया है। सुधारों के बाद भारत के विदेशी व्यापार के विभिन्न आयामों में आए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो ऐसे प्रश्न के लिए ये जान लीजिए कि आपको जो है विभिन्न प्रकार के जो डेटा है वो उससे पूरी तरह से अवगत होने चाहिए। किस साल में कितना ग्रोथ रहा, किस चीज का ग्रोथ रहा, आयात निर्यात, इन सब के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो एक उच्च स्तर का प्रश्न रहेगा ये। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ भी आप डेटा या कोई भी फैक्ट्स ऐसे लिख रहे हैं तो वो पूरे तरह से सही जरूर होने चाहिए। अगर उसके लिए श्योर नहीं है तो बेटर यही है कि आप वो डेटा वहां पे किसी तरह से कोशिश करें कि वो ना ही लिखा जाए वहां पर। अगर बहुत ज्यादा श्योर है, 100% श्योर है, तभी उसको वहां लिखे। इसी के साथ उत्तर के स्वरूप को देखते हैं हम लोग। 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों को लागू होने के बाद भारत ने अपने विदेशी व्यापार के स्वरूप में उल्लेखनीय परिवर्तन दर्ज किया है। निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं। व्यापार की मात्रा में व्यापक पैमाने पर वृद्धि हुई है। 1995 में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 0.6% था, वह बढ़कर 2013 में 2.07% हो गया था। 1990-91 में निवल राष्ट्रीय आय में भारत के विदेशी व्यापार का हिस्सा 17% था, जो 2006 या 2007 में बढ़कर 25% हो गया और बाद के वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है। 1990 में पूर्वी यूरोप भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, लेकिन वर्तमान में एशियाई राष्ट्र इसके सबसे बड़े साझेदार हैं। ये आप समझ ही सकते हैं। 1990-91 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार निम्नतम स्तर पर था, लेकिन उदारीकरण के बाद इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान में यह लगभग $300 अरब है। आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने विदेशी व्यापार में वैश्वीकरण और विविधीकरण का अनुसरण किया। वर्तमान में भारत लगभग 190 देशों को लगभग 7,500 वस्तुएं निर्यात करता है और 140 देशों से 6,000 वस्तुएं आयात करता है। भारतीय निर्यात में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादों में के आधिपत्य घटने में गिरावट आई है। निर्मित और तैयार उत्पाद जैसे कि मशीनें, रेडीमेड वस्त्र, रत्न और आभूषणों के निर्यात में वृद्धि हुई है और कच्चे माल तथा पूंजीगत वस्तुओं जैसे कि पेट्रोलियम उत्पाद,
मशीनों, रसायन के आयात में वृद्धि हुई है। इसमें ये जो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न देखने के बाद कई लोगों को शायद ये ऐसा भी विचार आ सकता है कि वो जो हमारा ये वैश्वीकरण और उदारीकरण वाला दौर है वो सब इसी के इर्द गिर्द प्रश्न उत्तर बना के लिख दे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पूरी होलिस्टिक पिक्चर उसका देनी है। एक्सपोर्ट का भी बताना है, इंपोर्ट का बताना है, इंटरनली क्या हो रहा है, एक्सटर्नली हम लोगों ने किस तरह से काम किया, वो सारी चीज में जानकारियां देनी जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। लघु बचत योजनाओं पर श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाओं को मानते हुए भारत सरकार ने इन योजनाओं को बाजार उन्मुख बनाने का प्रस्ताव दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में इन योजनाओं के महत्व का परीक्षण कीजिए तथा विवेचना कीजिए कि इन्हें किस प्रकार संचालित किया जा सकता है। भारत में लघु बचत योजनाएं देश के सर्वाधिक व्यवहारिक वित्तीय विकल्पों में से एक है। इन्हें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसका अंडरलाइन कर लेना। इसमें पोस्ट ऑफिस बचत खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय लघु बचत निधि, किसान विकास पत्र आदि शामिल हैं। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय आबादी के आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं का उद्देश्य विकास कार्यों में पैसा निवेश करना है। राष्ट्रीय बचत में इन योजनाओं का प्रमुख हिस्सा होता है। अधिकांश योजनाओं में नामांकन की सुविधा होती है और जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा नामित व्यक्ति बचत सहित धनराशि निकाल सकता है। अधिकांश योजनाएं देश भर में स्थित सरकारी डाकघरों द्वारा संचालित की जाती है। भारत सरकार लगभग 8000 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखाओं और डाकघर द्वारा सार्वजनिक भविष्य निधि योजनाओं की सुविधा प्रदान करती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। रोजगार सृजन करने, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा अर्थव्यवस्था के औद्योगिक आधार को गहराई प्रदान करने की अपनी क्षमता के कारण सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन है। इन उद्यमों के सम्मुख आ रही समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो एक मध्यम स्तर का प्रश्न है। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, निर्माण उद्यम और सेवा प्रदाता उद्यम। यह भारत के आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले कुल निर्यात में इनका हिस्सा लगभग 40% है। लगभग 45% विनिर्माण उद्योग लगभग 73 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और 6000 से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, लेकिन इन्हें संबंधित सरकारी विभागों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और निगमों से पर्याप्त सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है। इन उद्यमों के सम्मुख आ रही समस्याएं निम्नलिखित है। पर्याप्त मात्रा में और समय पर बैंक से वित्त प्राप्त न होना, सीमित पूंजी और ज्ञान, उचित तकनीक की अनुपलब्धता, निम्न उत्पादन क्षमता, ऋण पर उच्च ब्याज दर, अप्रभावी विपणन रणनीति, विनिर्माण सेवाओं विपणन आदि के लिए कुशल श्रम शक्ति की कमी, वैश्विक बाजारों तक पहुंच का अभाव तथा विस्तार और आधुनिकीकरण के में अवरोध। तो आप देख ही सकते हैं, ये अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे इस चीजों को तो आप देख ही सकते हैं कि विस्तार और आधुनिकीकरण की ही अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। अब जो उद्यम पूरी तरह से बिजली पर आधारित हो तो बिजली एक वहां के लिए समस्या है। फिर बिजली की दरें, महंगी दरों पर बिजली का उपलब्ध होना और उसके अलावा फिर समय पर सप्लाई का अभाव, ये सारी समस्याएं हैं। वैश्विक बाजारों की बात करते हैं तो यही होता है कि नियम कानून इतने सख्त बने हुए हैं कि वो जो भी उनके उत्पादन है
वो वहां तक बाजार, वैश्विक बाजार तक उनकी पहुंच ही नहीं हो पाती है। फिर सबसे बड़ी समस्या आती है श्रम शक्ति की, और उसमें भी कुशल श्रम शक्ति वाली चीज। तो ये सारी समस्याएं हैं जो ये उद्योग सामना कर रहे हैं जिनका। तो ये एक मध्यावस्था का प्रश्न रहेगा, इसमें कुछ चीजों को अंडरलाइन जरूर करना है हमें। जैसे पहली लाइन कहती है सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006, तो इसको तो अंडरलाइन करिएगा। और जो ये दो विभागों में बांटा गया है, निर्माण उद्यम और सेवा प्रदाता उद्यम, जो डेटा लिखा हुआ है कि 40% हिस्सा है या 45% हिस्सा है, इन सबको जरूर अंडरलाइन करना है। और लास्ट की ये दो लाइन जरूर है, वैश्विक बाजार पहुंच का अभाव, विस्तार और आधुनिकीकरण के में अवरोध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, गैर निष्पादक संपत्तियां, ऋणों की अपर्याप्त वसूली तथा काले धन को वैध बनाने की क्रियाएं ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली को खोखला कर रही हैं। उपयुक्त समस्याओं के कारणों तथा उनसे निपटने के उपायों की विवेचना कीजिए। गैर निष्पादक संपत्तियां यानी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंक्स के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा समस्या है। ऋणों की अपर्याप्त वसूली तथा काले धन को वैध। तो उत्तर के ऊपर बात करने से पहले एक जनरल हम लोग बात करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो गैर निष्पादक संपत्तियां है यानी एनपीए, तो बैंक्स के लिए आज की समय में ये दो बड़ी समस्या है। एक एनपीए, दूसरा अगर कहीं रिकवरी हो रही तो रिकवरी पूरी नहीं हो पा रही है। और होता क्या है कि कई बार हो सकता है भ्रष्टाचार की वजह से या कोई दलालों की वजह से लोग बैंक से जरूरत से ज्यादा भी ऋण ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है जो सिक्योरिटी जमा की गई है तो बैंक में गलत दस्तावेज दिखा के या गलत उसकी इवैल्यूएशन करा के जितने की वो सिक्योरिटी है उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा लोन ले लिया जाता है। तो ऐसे में जो वसूली होगी वो जाहिर सी बात है अपर्याप्त ही रहेगी। फिर ऐसी भी समस्याएं आती है बैंक्स के साथ कि एक ही प्रॉपर्टी है और उस पर 3 बैंक्स ने लोन कर दिया। अब वो किस वजह से किया, कैसे किया, यही लूप होल्स हैं जो समस्या कर रहे हैं। और ऐसी समस्याएं हैं तो अब हाल फिलहाल तो बैंक्स काफी सख्त हो गए इन चीजों को लेकर, सख्त भी हो गए और सचेत भी हो गए। जैसा आपने नाम सुना होगा सिबिल का, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो उसमें वो यही हो रहा है कि अगर किसी ने लोन लिया हुआ है, लोन नहीं चुकाया है, तो उसको रेटिंग पहले ही दे दिया। और सभी बैंक्स के लिए अनिवार्य कर दिया है कि कोई भी आप लोन की कोई भी एप्लीकेशन है अगर उसको आप प्रोसेस कर रहे हैं तो उससे पहले आपको सिबिल में जो भी एप्लीकेंट है उसकी रेटिंग जरूर चेक करें उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं हैं और जो है इसके लिए अभी और जरूरी है कि किस तरह से इन पे लगाम कसी जा सकती है। इसी के साथ हम उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में बैंकिंग प्रणाली में ऋण संकट 5,50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अक्सर दिवालिया कंपनियों को ऋण प्रदान किया जाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन, जो ऋण में डूबी हुई एक कंपनी है, को 950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया, जबकि बैंक की आंतरिक रिपोर्ट ने इसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की सामाजिक प्रतिबद्धता होती है और आम आदमियों के लिए उन्हें सरकार के समाज कल्याण और मुद्रा समेकन योजनाओं को निष्पादित करना होता है। आर्थिक मंदी, ऋण मूल्यांकन और वितरण तथा ऋणों की वसूली तंत्र में कमियां उच्च गैर निष्पादित संपत्तियों के लिए जिम्मेदार हैं। आवेदन के सत्यापन और स्क्रीनिंग में कमी, ऋण वितरण के बाद निरीक्षण का अभाव और ऋणों की अपर्याप्त वसूली के कारण परिसंपत्ति का ह्रास हो रहा है। अपने ग्राहक को जाने काले धन का वैध बनाने से संबंधित मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए
पिछले वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दंड लगाया। प्रभावशाली लेखांकन और पर्यवेक्षण तंत्र और नियमों तथा कानूनों के उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लागू कर इस समस्या से प्रभावशाली रूप से निपटा जा सकता है। विशेष न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों पर शीघ्र सुनवाई और अपराधी पर सख्त दंड आरोपित कर इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और एक समस्या अब ये आ रही है, जैसे सरकार की कई योजनाएं हैं जिसमें बैंक एक माध्यम है लोगों तक, जिसके लिए भी वो लाभार्थी है उनको वो लाभ पहुंचाने के लिए। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं एजुकेशन लोन का, तो सरकार की तरफ से पूरी तरह से बैंकों को आदेश दिए गए हैं कि भाई आप एजुकेशन लोन दीजिए, ये है वो। लेकिन फिर भी समस्या क्या आती है कि एजुकेशन लोन बैंक ने दे दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो एनपीए अभी जो मौजूदा ट्रेंड है अगर उसको देखें तो सबसे ज्यादा एनपीए इसमें ही रजिस्टर्ड हो रहे हैं एजुकेशन लोन में, और उसको ट्रैक करने का भी कोई सिस्टम भी ऐसा नहीं बनाया हुआ है। तो यही सारी चीजें हैं कि अगर आप प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं ट्रैक करने के लिए और सही मूल्यांकन करके और सारी दस्तावेज जो भी अगर सही सत्यापन आप कर रहे हैं तो इन चीजों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन समस्या जो है वो असली समस्या यही है कि अगर अंदरूनी तौर पर भ्रष्टाचार में अधिकारी लिप्त है तो ये जो कर्ज की समस्या, जो ये एनपीए की समस्या है, या अपर्याप्त वसूली की समस्या है, ये आनी ही है। इसके साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, पूरे देश में वाहनों की तीव्र गति से बढ़ती संख्या चिंता का कारण है और यह वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को निष्फल करने के समान है। दिए गए कथन के संबंध में ऑटो ईंधन पर गठित सुमित्रा चौधरी समिति की अनुशंसाओं की विवेचना की। तो एक ये मध्यम स्तर का प्रश्न है। जो समिति है उसकी अनुशंसाएं याद होनी चाहिए अच्छे से, और उसको ही हम लोगों को थोड़ा सा उसकी विवेचना करनी है। तो इसके उत्तर के स्वरूप को देखते हैं कि ऑटो ईंधन विजन और नीति 2025 ने ईंधन मानकों पर भारत को अन्य विकासशील और विकसित देश के समकक्ष लाने के लिए विभिन्न उपायों के सुझाव दिए हैं। यह वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वाहन से होने वाले प्रदूषण के मानक और उनके क्रियान्वयन के तरीके सुनिश्चित करती है। यह पेट्रोल और डीजल के मूल्यों पर कर लगाने का सुझाव देती है ताकि इस पैसे के उपयोग से रिफाइनरी का उन्नयन कर स्वच्छ ईंधन का उत्पादन किया जा सके। यह ऑटोमोबाइल से होने वाले उत्सर्जन के विभिन्न मानकों और ईंधन विनियम पर सुझाव देता है, जो वर्तमान में विभिन्न भारत स्टेज उत्सर्जन मानक के रूप में उपलब्ध है। यह भारत स्टेज 3 ईंधन के उत्पादन को रोकने और धीरे धीरे भारत स्टेज 4 और भारत स्टेज 5 में परिवर्तित करने का सुझाव देता है और साथ ही इसे 26 राज्यों के बजाय पूरे देश में विस्तारित किया जाना चाहिए। एकत्र कर को प्रभावशाली रूप से उपयोग करने हेतु तेल उद्योग विकास बोर्ड पर विचार किया गया ताकि रिफाइनरियों का आधुनिकीकरण किया जा सके। कर को अगले 7 वर्षों तक एकत्र करने का सुझाव दिया गया ताकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन एकत्र किया जा सके। चूंकि ईंधन की लागत ही अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करती है, इसलिए समिति द्वारा दिए गए सुझाव को लागू करने पर ईंधन कारित मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। पारिस्थितिकीय आपदाएं लोगों द्वारा अपनाई जा रही जीवन शैली तथा व्यवहार में लाई जा रही तकनीक जिनसे प्रकृति की मौलिक संरचना में परिवर्तन होता है के कारण प्रकृति के लय में उत्पन्न होने वाले व्यवधान का परिणाम है। टिप्पणी कीजिए। एक मध्यम स्तर का प्रश्न है यह, और देखा जाए तो जो चीजें पूछी गई हैं अभी तक प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में आने चालू हो जाती हैं कि क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसी के साथ उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने में पारिस्थितिकी प्रणालियां सभी पदानुक्रमिक स्तर पर एक मौलिक भूमिका निभाती हैं।
यह वैश्विक सामग्री चक्र जैसे कि कार्बन और जल चक्र के लिए आवश्यक है। इसको आप अंडरलाइन करिए। बहुत से उच्च औद्योगिक शहरों की आधी से अधिक आबादी वायु प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियों से ग्रस्त है। प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रहा है। प्रौद्योगिकीय विकास के कारण पर्यावरण का क्षय और निम्नीकरण हो रहा है। अशोधित औद्योगिक अपशिष्ट जो बहुत जहरीले होते हैं, उनका निष्कासन नालों, नदियों और समुद्र में किया जा रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट के कारण जलीय जीवन सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और इसके कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। औद्योगिक अपशिष्ट के कारण भूमि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसके कारण मृदा की उर्वरता नष्ट हो रही है और यह ताजे पानी को खारे जल में परिवर्तित कर रहा है, जो पीने और कृषि योग्य नहीं है। प्रदूषित हवा के कारण पौधे नष्ट हो रहे हैं। हालांकि पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं, लेकिन इनकी भी एक क्षमता होती है जिसके परे यह नष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमने पौधों की कुछ प्रजातियों को विलुप्त होते देखा है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी होती है, जो बहुत अधिक तबाही का कारण है। कुछ खनन क्षेत्रों में पैदा होने वाले बच्चों में प्रदूषण के कारण आनुवांशिक रोग होते हैं, जिनका इलाज नहीं किया जा सकता। उद्योग और परिवहन के कारण स्वीकार्य स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। मृदा क्षरण के कारण बारिश का पानी बिना किसी अवरोध के पहाड़ों की ढलान से नीचे की ओर बहता है और जो मैदानी इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा समस्या और भी लिख सकते हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए इतना हमको लिखना चाहिए। ये जो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन एक जनरल उसमें ही रहना चाहिए, क्योंकि एक मध्यम स्तर का प्रश्न है ये और ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, तो ज्यादा टेक्निकल ना होकर चीजों को एक जो सामान्य जानकारी वाली चीज होती है उनको ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। विवेचना कीजिए कि किस प्रकार सतत नगरीकरण सभी प्रकार के प्रदूषण को सतत रूप से बढ़ाएगा और पर्यावरण पर सतत रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। नए सिलेबस में जो नए टॉपिक्स जोड़े गए थे उसमें से ये एक टॉपिक है, लेकिन जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जब भूगोल की चीजें पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन में, तो ये चीजें तो वैसे भी पता होनी ही चाहिए। तो यहाँ सीधा सीधा जो इसको रिलेट किया जा रहा है, नगरीकरण को प्रदूषण से किया जा रहा है और इसी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए उत्तर को देना है। तो इसके उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। शहरों में उपशहरी तथा ग्रामीण लोगों के प्रवासन के कारण शहरी क्षेत्रों में होने वाली भौतिक वृद्धि नगरीकरण है। स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तनों द्वारा नगरीकरण होता है और यह सामान्यतः आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण होता है। पर्यावरणीय की दृष्टि से शहरों में उष्ण द्वीप का निर्माण होता है, जहां कम वनस्पति और खुले स्थान के कारण शहर के तापमान में 2 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वृद्धि होती है। उष्ण द्वीप यानी हीट आइलैंड, यानी वो जगह होती है जहां पर हीट जो है ट्रैप हो जाती है। ये खास तौर पर जब होता है जब बहुत ज्यादा जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड तरीके से बनी हुई हैं और ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं और उनके बीच में जो रेडिएशंस है वो पूरी तरह से बाहर नहीं जा पाती एटमॉस्फेयर में और वो उन इमारतों के बीच में ही रिफ्लेक्ट हो के उतने एरिया में ट्रैप हो जाती हैं। तो जनरली ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उनको उष्माद्वीप या हीट आइलैंड बोलते हैं और वहां का जो टेम्परेचर होता है वो सामान्यतः बाहर के खुले क्षेत्रों से ज्यादा होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल आप खुद भी ले सकते हैं कि अगर सपोज आप अगर अपने शहर के बाहरी इलाकों में कहीं हैं, चाहे वो कोई गांव हो या मान लीजिए कोई कैंटोनमेंट एरिया, क्योंकि सामान्यतः कैंटोनमेंट एरिया जो होते हैं काफी खुले होते हैं, तो अगर कभी आप अपने ऐसे शहर में घुस रहे हैं अंदर जहां बहुत ज्यादा इमारतें बनी हुई है कुछ है, तो आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप कैंट एरिया से या
किसी ग्रामीण खुले क्षेत्र से निकल रहे थे तो वहां आपको जो टेम्परेचर था वो कम लग रहा होगा, और वहां अंदर जब पहुंचे होंगे तो टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। खैर जो भी है, आगे देखते हैं। मूलभूत स्वच्छता प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल मानव और पर्यावरण के लिए एक बुरा सपना हो सकती है। नगरीकरण के कारण जल प्रदूषण में वृद्धि हुई है और साथ ही इसके कारण प्रजातियों का विनाश हुआ है, जिसने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसको अंडरलाइन करिएगा। अधिक लोगों के लिए रहने के स्थान का निर्माण करने हेतु प्राकृतिक क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में रूपांतरित करने का अर्थ मौजूदा संसाधनों का विनाश है। उदाहरण के लिए, जब आर्द्र भूमि को सुखाकर शुष्क भूमि में परिवर्तित किया जाता है तो पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है और उस पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर प्रजाति का भी विनाश हो जाता है। तो बहुत सही बात है ये, इसको अंडरलाइन भी करना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। घटिया मूल्यांकन प्रणाली तथा उत्कृष्टता आधारित प्रोत्साहनों के कारण वैज्ञानिक उत्पादन तथा वैशिष्ट्य की गुणवत्ता में तीव्र गति से गिरावट हो रही है, विवेचना कीजिए। ये एक मध्यम स्तर का प्रश्न होगा। इसके उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। पिछले कुछ दशकों से उच्च शिक्षा में शोध विज्ञान और प्रौद्योगिकी निर्बल नीति की शिकार रही है। विकास संगठन के क्षेत्र में हमारा विज्ञान नेतृत्व नाकाम रहा है। विज्ञान और तकनीक से संबंधित अनेक पत्रिकाएं अभी भी अंतरराष्ट्रीय मापदंडों से पीछे हैं। विज्ञान एजेंसियां सर्वाधिक प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित नहीं करती हैं। विश्वविद्यालय के युवा शिक्षक यह जानकर बहुत अधिक हतोत्साहित होते हैं कि नियुक्ति के बाद उन्हें पहली पदोन्नति 12 वर्ष बाद मिलेगी। बहुत अधिक मात्रा में लोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के बजाय वाणिज्य, प्रबंधन और विपणन क्षेत्र में जा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों में व्यापक रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने के कारण ज्ञान उत्पादन, प्रोत्साहन और शोध की नवाचार योजनाओं को निर्धारित और नियमित करने के लिए हमें विज्ञान और तकनीक की श्रृंखला निरूपित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में कोई भी ऐसा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून नहीं है जो सभी शोध और शैक्षणिक संस्थाओं को नियंत्रित करता हो। यह वास्तव में एक जोखिमपूर्ण प्रवृत्ति है कि वैज्ञानिक अभिजात वर्ग राजनीतिक शक्तियों के साथ संपृक्त हो रहे हैं और इस प्रक्रिया में वे अपने अनुसंधान और अकादमिक स्वायत्तता का त्याग कर रहे हैं। तो ये समस्या है। इसमें आखिरी की जो ये लाइन है इसको जरूर अंडरलाइन करिएगा। यह वास्तव में एक जोखिमपूर्ण प्रवृत्ति है कि वैज्ञानिक अभिजात वर्ग राजनीतिक शक्तियों के साथ संपृक्त हो रहे हैं और इस प्रक्रिया में वे अपने अनुसंधान और अकादमिक स्वायत्तता का त्याग कर रहे हैं। तो मध्यम स्तर का अच्छा प्रश्न है ये। देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। ई अपशिष्ट तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि सामान्यतः डिजिटल डिवाइड के दूसरी तरफ विश्व के कई भागों में वे बाजार तेजी से बढ़ रहे हैं जहां यह अपशिष्ट उत्पन्न होता है। कथन की विवेचना कीजिए तथा ई अपशिष्ट के ढेर को नियंत्रित करने के तरीकों पर सुझाव दीजिए। तो जैसे जैसे आधुनिकीकरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नए नए साधन भी हमें उपलब्ध हो रहे हैं और ऐसे साधनों की वजह से क्या हो रहा है, एक उपभोक्तावाद भी बढ़ रहा है। अब लोग इसलिए नया टीवी नहीं खरीद रहे हैं कि टीवी नहीं है, इसलिए खरीद रहे हैं कि जो नया टीवी है वो पिछले टीवी से बहुत अच्छी क्वालिटी का है या उससे काफी एडवांस्ड है। तो ई अपशिष्ट को अगर हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो हम यही कहेंगे कि ये वो चीजें हैं जो या तो खराब हो चुकी हैं या खराब हो सकती हैं या चलन से बाहर हो गई हैं। सही है, खराब नहीं हुई लेकिन चलन से बाहर हो गई हैं। तो ऐसी चीजों को ई अपशिष्ट की श्रेणी में हम रख सकते हैं। और जब मैंने ये बात बोली है तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को इस तरह के मस्तिष्क में कई उपकरण, कई तरह की ऐसी चीजें, डिजिटल डिवाइस वगैरह ये सब दिमाग में आए होंगे। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं इसके उत्तर के स्वरूप को, क्योंकि ई अपशिष्ट भी तेजी से, जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो उसको भी, उसके रख रखाव को, उसको सही से डिस्पोज करने, इस सब चीजों को लेकर भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इसके उत्तर के स्वरूप को हम देखते हैं।
ई अपशिष्ट शब्द का उपयोग लगभग हर प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो खराब हो चुके हैं या हो सकते हैं के लिए किया जाता है। ई अपशिष्ट एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि के लिए किया जाता है। उत्पादों में तेजी से हो रहे नवाचार, विशेष रूप से आईसीटी और कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और एनालॉग के बजाय डिजिटल तकनीक को अपनाना और फ्लैट स्क्रीन टीवी और मॉनिटर की बढ़ती मांग के कारण ई अपशिष्ट में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त बहुत से विद्युत उपकरणों की लागत में कमी आई है जिसके कारण विश्व में इनकी मांग बढ़ गई है। अंततः ई अपशिष्ट में वृद्धि हो रही है। ई अपशिष्ट को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पुनर्चक्रण द्वारा छटाई, ऊर्जा निकालने और बहुमूल्य सामग्री को निकालकर पुनर्चक्रण किया जाता है। सर्किट बोर्ड को पिघलाकर तांबे के तार को निकालने के लिए केबल को जलाकर और ओपन पिट अम्ल निक्षालन द्वारा मूल्यवान वस्तुओं को निकालकर ई अपशिष्ट को संसाधित किया जा सकता है। ई अपशिष्ट से संबंधित सबसे बड़ी समस्या यह है कि ई अपशिष्ट में निरंतर वृद्धि हो रही है और दूसरी समस्या यह है कि इसका वैज्ञानिक रूप से और पर्यावरण अनुकूल निपटान करना बहुत मुश्किल कार्य है। इसलिए उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि अपशिष्ट उत्पादन को कम किया जा सके। और अगर इसमें कुछ पॉइंट्स लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हैं कि जो भी कंपनी अगर नए कोई प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है तो एक्सचेंज ऑफर्स, उसमें जो कारगर एक्सचेंज ऑफर्स होने चाहिए वो जरूर होने चाहिए ताकि आप पुरानी सामान वहां लेके जाइए, उसकी कुछ भी आपको वैल्यू मिल जाए। तो कम से कम ये है कि वो जो सामान जो कंपनी के अंदर जाएगा तो उसके कुछ पुर्जे निकाल लिए जाएंगे या उसको दोबारा से किसी नए रूप में वो उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता हो। तो एक काफी हद तक इस तरह की समस्या पर काबू किया जा सकता हो। लेकिन समय का ध्यान में रखते हुए इतना लिखना काफी रहेगा। एक सामान्य स्तर का प्रश्न है और ये मतलब उम्मीद की जाती है कि आता ही होगा ये सब लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। निम्न तीव्रता वाला संघर्ष सुरक्षा के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण खतरे के रूप में उभर रहा है। निम्न तीव्रता वाले संघर्ष से निपटने के लिए भारत सरकार की नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये जो प्रश्न है ये इंटरनल सिक्योरिटी पर, आंतरिक सुरक्षा पर आधारित है ये। और जो निम्न तीव्रता वाला संघर्ष की बात की गई है तो आपको ध्यान में आना चाहिए, मस्तिष्क में, जहन में आनी चाहिए बात की, चाहे समस्या हमारी नक्सलियों को लेकर हो या असम को लेकर हो, जम्मू कश्मीर को लेकर हो, तो ये सारी समस्याएं हैं। और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें इवॉल्व हो रही है, लेकिन अभी प्रश्न के हिसाब से देखते हैं। इसके उत्तर को देखते हैं। निम्न तीव्रता वाले संघर्ष का भारत में लंबा इतिहास रहा है और यह भारत के लिए एक प्रमुख खतरा है, लेकिन अभी तक निम्न तीव्रता वाला संघर्ष शोध और विकासशील तकनीक के लिए गौण प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। भारत पिछले 4 या 5 दशक से अपनी सीमा के भीतर या सीमा के बाहर से निम्न तीव्रता वाले संघर्ष का सामना कर रहा है। नक्सली आंदोलन, असम में अहोम विद्रोह और साथ ही अल्ट्रा लिबरेशन फ्रंट कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि आंतरिक अशांति एक पूर्ण युद्ध में तब्दील हो सकती है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा पार से होने वाले संघर्ष सुरक्षा स्थिति को और भी खराब कर सकते हैं। इस संदर्भ में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जो निम्नलिखित है। एकीकृत कार्य योजना, जिसकी शुरुआत 2010 में भारत के 82 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में की गई थी। अतिरिक्त योजनाएं जैसे कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक्सटेंशन, सड़क, स्कूल और अस्पताल के निर्माण हेतु ग्रामीण रोजगार सृजन अधिनियम लागू की गई और साथ ही गरीब लोगों को रियायती दर पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए। पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योग के विकास के लिए विशेष योजनाएं जैसे कि पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2007 में लागू की गई ताकि वहां के निवासियों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि की जा सके।
तकनीकी ज्ञान और पुलिस के आधुनिकीकरण से पुलिस को मामले की तह तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा और भी सरकार ने कदम उठाए हैं। जैसे अगर मैं वामपंथी उग्रवाद की बात करता हूँ तो उसमें जो लोग समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो उनको काफी अच्छा जो पुनर्वास पूरा पैकेज है वो दिया जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में तो सरकार यहाँ तक सोच रही है कि जो अगर आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो उनको सरकारी नौकरी दी जा सके। लेकिन जो इश्यूज हैं वो दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए वो अलग बात है, लेकिन सरकार के कदम की यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। सुंदरवन के अधिकांश मैंग्रोव वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को तेजी से खो रहे हैं, जिससे कार्बन अवशोषण में ह्रास हो रहा है। इसके प्रतिकूल प्रभावों की विवेचना कीजिए। इसके उत्तर को देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा में मैंग्रोव वन दलदली घास, पादप प्लवक और अन्य तटीय वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड के प्राकृतिक अवशोषक हैं। पौधों में संग्रहित कार्बन को ब्लू कार्बन के रूप में जाना जाता है। CO2 का अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी के गर्म होने और जलवायु परिवर्तन के अन्य दुष्परिणामों में कमी आ जाती है। तो एक बहुत सामान्य सी बात है, आप और हम सभी जानते हैं इस बात को अच्छे से। अब जो बात आती है वो ये है कि जो यहाँ की प्रजाति थी, जैसे बाइन प्रजाति, तो मतलब इसके पेड़ों की बात हो रही है, वन के वनस्पति की बात हो रही है। तो जो अगर वनस्पति अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को खो रही है या कम कर रही है, तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी उधर। अब बढ़ेगी तो फिर वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको ही डिस्टर्ब करेगी। हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार स्थिति बहुत अधिक चिंताजनक है। विशेष रूप से सुंदरवन के मध्य भाग में मैंग्रोव वन, विशेष रूप से बाइन प्रजातियों की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता में भी बहुत अधिक कमी आई है। यह क्षेत्र के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा। इसका एक मुख्य कारण यह है कि माल्टा नदी के पानी में लवणता की तेजी से वृद्धि हुई है। मैंग्रोव की पैदावार के लिए ताजे पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ताजे पानी की कमी के कारण मैंग्रोव वनों की ऊंचाई में बहुत अधिक कमी आई है, जिसके कारण कार्बन अवशोषित करने की उसकी क्षमता कम हो गई है। पूर्वी सुंदरवन के ताजे पानी वाले क्षेत्रों में पेड़ लंबे होते हैं। झींगा खेती, ईंट भट्टा उद्योग और वनों की कटाई कुछ अन्य कारण है जिनकी वजह से मैंग्रोव के विकास में कमी आई है। यदि विद्याधारी और माल्टा नदी के मिलान बिंदु पर जमा मिट्टी को हटाने के लिए उपाय नहीं किए गए तो स्थिति और खराब हो जाएगी। तो इसको अंडरलाइन करिए, एक मध्यम स्तर का प्रश्न रहेगा ये। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डेटा अलग से हो, कोई ग्राफिकल फॉर्म में, कोई टेबल फॉर्म में हो, तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर टेबल के फॉर्म में डेटा हो, जैसे मान लीजिए कि योजना मैगजीन है या आपका कुरुक्षेत्र है या किसी आपने अखबार की किसी रिपोर्ट में अगर इस तरह की कभी कोई चीज पड़ी है तो हमेशा उसको कटिंग में रखिए। और ऐसी चीजें ऐसे प्रश्न में इस्तेमाल की जा सकती हैं कि जहां पर कार्बन के कोई डेटा दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का या कंपेरेटिव एनालिसिस दिया हुआ है, तो उसको लिखेंगे तो काफी हद तक जो है जो उत्तर है वो काफी अच्छा हो जाता है। और जो है बात वही होती है कि एक नंबर भी कहीं दूसरे और अभ्यर्थियों से अच्छा मिल जाता है, तो ओवरऑल आपको फायदा मिलता है उस चीज का। और यहाँ लड़ाई जो है एक एक नंबर की ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। यद्यपि कुष्ठ रोग को नियंत्रित करने तथा रोग के प्रभाव को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, किंतु इस रोग के विरुद्ध मिली सफलता को बनाए रखने तथा भविष्य में रोग के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है। टिप्पणी कीजिए। तो कुष्ठ रोग अगर देखा जाए तो पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन भारत के लिए बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत में पूरे विश्व के जितने कुष्ठ रोगी हैं सबसे ज्यादा भारत में ही है। और जहां तक इसके इलाज की बात है तो इलाज आज भी
वैसे तो सरकार मल्टी ड्रग थेरेपी और ये सारी चीजें दे रही है, लेकिन आज भी समस्या यही है कि एक तो ये जो रोग है ये जल्दी से उभर के सामने नहीं आता है। मतलब इसका जो पता डिटेक्ट जब तक ये करते हैं तब तक काफी समय हो जाता है। दूसरा बात ये होती है कि आज भी पुराने तौर तरीकों से इसके इलाज में लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो कह सकते हैं कि लोगों को नए इलाज के बारे में जानकारी का भी काफी अभाव है, और जब जानकारी का अभाव है तो ऐसे में वो समस्या और ज्यादा भयावह रूप अख्तियार करेगी। तो इसी के साथ हम लोग उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। कुष्ठ रोग दुनिया के सबसे पुराने और सबसे खतरनाक रोगों में से एक है। यह सभी विकासशील देशों में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। पूरे विश्व में दर्ज कुष्ठ रोगियों में से 60% भारत में है। इसको आप अंडरलाइन करिएगा। प्रारंभ के कुष्ठ रोग के उपचार के लिए चौल मुगरा तेल का उपयोग किया जाता था, और पिछले 3 दशकों से मल्टी ड्रग थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। 1994 से लेकर 2011 तक इसको मल्टी ड्रग थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। इसको आप अंडरलाइन करना। 1994 से लेकर 2011 तक प्रत्येक वर्ष 1 लाख से भी अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, और जिसमें से अधिकतम मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। कुष्ठ रोग उन्मूलन में सबसे बड़ी बाधा यह है कि इसकी पहचान प्रारंभ में नहीं की जा सकती है। लक्षण प्रकट होने में 3 से 5 साल का समय लगता है। रोग की शुरुआत में पहचान करने, स्वयं देखभाल, भौतिक चिकित्सा, पुनर्निर्माण सर्जरी और एक उपयुक्त निगरानी प्रणाली का विकास कर इस विकृति को कम किए जाने की आवश्यकता है। कुष्ठ रोग त्वचा और नसों से प्रारंभ होती है और इसमें शरीर पर पपड़ीदार चकत्ते बन जाते हैं। यह त्वचा विकार जैसे दिखता है और इसका आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। नसों के क्षतिग्रस्त होने से पहले समय पर इसकी पहचान और उपचार करना कुष्ठ रोग से बचने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। प्राथमिक उपचार से रोगी को होने वाली समस्या की स्थिति में हमें एमडीटी की तरह एक सुदृढ़ वैकल्पिक पद्धति के साथ तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा यह भी होना चाहिए कि जो टेस्ट वगैरह है, अगर उसके वो टेस्ट जो है लोगों की पहुंच तक आसानी से बनाया जा सके और वो अफोर्डेबल भी बनाया जाए, क्योंकि इनके टेस्ट भी बड़े महंगे होते हैं और 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। ऐसे में अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी संबंधित आपदा से अधिक प्रभावी तरीके से निपटने में आपात प्रतिक्रिया वाहन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यह पाया गया है कि एलपीजी टैंकर दुर्घटना के बाद किए गए बचाव कार्यों ने एक ऐसी कार्यप्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है जिससे कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर रूप से सामंजस्य स्थापित किया जा सके और उनमें तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों जिनके पास रसायनों का पूर्ण ज्ञान हो और नेतृत्व के गुण हो ताकि वे आपातकाल स्थिति से निपट सके को नियुक्त किया जाए। आपात प्रतिक्रिया वाहन ईआरवी यानी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल का अर्थ उस वाहन से है जो आपात स्थितियों से निपट सके और उसमें किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान बचाव और राहत कार्यों से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण होने चाहिए। एलपीजी टैंकर्स की टक्कर होने जैसी दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको ये लाइन अंडरलाइन करनी पड़ेगी। इस प्रकार के ईआरवी की तैनाती उन क्षेत्रों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जहां तेल उत्पादन संयंत्र, बोतल बंद करने वाले संयंत्र, गैस पाइपलाइन आदि का संचालन किया जाता है। इसके अलावा सड़क के रास्ते में होने वाली किसी भी आपदा के मामले में ईआरवी एलपीजी से संबंधित आपदाओं से प्रभावशाली रूप से निपटने के प्रयासों और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने केरल में इन्हें तैनात करने का निर्णय लिया है। इसको आप अंडरलाइन करिए। वर्तमान में प्रतिक्रिया प्रणाली की ओर अधिक ईआरवी की आवश्यकता है, क्योंकि जब किसी दूरस्थ जिले से किसी दुर्घटना की सूचना मिलती है तो सीमित संख्या में वाहन होने के कारण जब तक वाहन उस स्थान पर पहुंचता है तब तक पर्याप्त रूप से क्षति हो चुकी होती है। खराब टैंकर से खाली टैंकर में एलपीजी को निस्तारित करने का नियमित प्रशिक्षण प्रदान कर और जिला स्तर पर ऑफ साइट योजना को उन्नयन करने और नियमित अभ्यास द्वारा भी इस प्रकार की दुर्घटनाओं से निपटा जा सकता है। मध्यम स्तर का प्रश्न है ये, और जानकारी के साथ साथ कुछ
अगर इसमें आप किसी घटना का जिक्र करते हैं या जो अभी जैसा हमने केरल की बात करी, अगर ऐसे किसी कदम की आप जिक्र करते हैं तो उत्तर थोड़ा और अच्छा बन जाता है। अगला प्रश्न लिखते हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की परिवर्तनशील विचारधारा की विवेचना कीजिए और भारत की आंतरिक सुरक्षा पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की परिवर्तनशील विचारधारा की विवेचना कीजिए और भारत की आंतरिक सुरक्षा पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो काफी अच्छे स्तर का प्रश्न है ये और मध्यम स्तर से थोड़ा उच्च स्तर का होगा और जानकारी होना इसके लिए बहुत जरूरी है। इसके उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। हेब्रोन शिविर जो नागालैंड में सशस्त्र समूह का मुख्यालय है, में नागालैंड के नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ने के 33वें गणतंत्र दिवस मनाते समय एनएससीएन के अध्यक्ष द्वारा भाषण दिया गया, जो 1997 के बाद से चले आ रहे नागा शांति प्रक्रिया के संदर्भ में विभिन्न कारणों से उल्लेखनीय है। सबसे पहले स्वू ने कहा कि एनएससीएन और केंद्र सरकार दोनों नागा संघर्ष के स्वीकार्य समाधान को निकालने के लिए दृढ़ है। हालांकि यह पहली बात है कि एनएससीएन के प्रमुख नेताओं में से किसी एक ने इस समस्या को हल करने में केंद्र सरकार की गंभीरता को स्वीकारा है। इससे पहले अनेक अवसरों पर मुइवा और स्वू ने केंद्र सरकार को समाधान में देरी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जो संघर्ष को उद्देश्यपूर्ण तरीके से हल करने में ईमानदारी की कमी को परिलक्षित करता है। स्वू ने स्वीकार किया कि भारत में राजनीति के उच्चतम स्तर, प्रधानमंत्री स्तर पर नागा शांति संघर्ष को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा नागाओं की अपेक्षाओं को दिए जाने वाले महत्व को इंगित करता है। इसको आप पूरा अंडरलाइन करिए। नागा संघर्ष के निश्चित समाधान से भारत सरकार को बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि इससे पूर्वोत्तर भारत के अन्य छोटे जातीय सशस्त्र समूह के बीच होने वाले संघर्ष को नियंत्रित करने में सरकार को सहायता मिलेगी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों के परिप्रेक्ष्य में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। तो काफी अच्छा प्रश्न है और मध्य स्तर का है। नया रिसेंट के जोड़े हुए जो नए टॉपिक्स हैं उसमें से ये एक है और जानकारियों का तो माना जा सकता है कि जानकारियों का तो कोई अभाव होगा नहीं ऐसे प्रश्न के लिए। आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो देखते ही होंगे कि रेगुलरली इस तरह की न्यूज आती रहती हैं कि कोई किसी धर्म विशेष के लिए भड़काऊ पोस्टर किसी साइट पर अपलोड कर दिया गया तो उससे धार्मिक उन्माद भड़क गया। इस तरह की मतलब कई सारी घटनाएं होती रहती। तो मतलब ये है कि समस्या का एक आपको बस कोशिश ये है कि ये ऐसी जो साइबर अपराध है ये कितना भयावह रूप ले सकते हैं, ये बताने का पर्पज है ऐसी घटना को जिक्र करने का। जैसे कि जो दंगे हुए थे अभी उत्तर प्रदेश में पिछले साल, तो उसमें भी ऐसी चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहा था जिसकी वजह से फिर बाद में इतना दंगे भड़के थे। तो खैर जो भी है, अब इसके उत्तर को हम देखते हैं। सुरक्षा कार्य प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होता है और इसलिए समय की प्रगति के साथ साथ इसमें भी परिवर्तन आए हैं। अपराध की दुनिया में गोलियों की जगह बाइट्स ने ले ली है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने पर बल दिया है। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये शुरू की लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा आप इसको। खासतौर पर अपराध की दुनिया में गोलियों की जगह बाइट्स ने ले ली है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने पर बल दिया है। कंप्यूटर अपराध में मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा का अनधिकृत उपयोग, डाटा परिवर्तन, डाटा चोरी एंड डाटा नष्ट करना शामिल है। बहरहाल यह चेतावनी दी गई है कि निकट भविष्य में साइबर अपराध कहीं ना कहीं एक गंभीर आयाम ले सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अपराधियों की नई नस्ल दूरसंचार या रेल लिंक को नुकसान पहुंचा सकती है, विद्युत आपूर्ति को बाधित कर सकती है और भारत के अन्य बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण भागों को नुकसान पहुंचा सकता है। एक उपाय के रूप में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य करने हेतु देश भर से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, कानून और सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है।
सीबीआई ने अपनी एक अलग साइबर अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया है। संसद ने हाल ही में कंप्यूटर अपराध से निपटने के लिए एक कानून पारित किया है, लेकिन पारंपरिक तरीकों के विपरीत सूचना हाईवे की जांच करने वाली पुलिस प्रणाली उपलब्ध नहीं है, जिससे कि यह कंप्यूटर वायरस और साइबर ताकझाक, ट्रेडमार्क संबंधी जालसाजी और साइबर आतंकवाद से आसानी से निपट सके। तो अभी काफी काम करने की जरूरत है। इसमें सरकारी एजेंसियों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। आप अभी जो जमीनी हकीकत है पुलिस की या अन्य एजेंसी की, तो उनके लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहती है, और इसलिए एक विशेष इकाई हो और जो है ट्रेंड मैन पावर हो जो इससे अच्छे से निपट सके, ये सब चीजों की जरूरत है। तो इस पे ही काम करने की भी आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के विकसित देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो उत्सर्जन में कटौती करने के भार को वहन करेंगे, किंतु वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि समृद्ध विकासशील राष्ट्र भी ऐसा ही करें। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अमेरिका और चीन के मध्य हाल ही में संपन्न हुए समझौते के संदर्भ में इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए। तो ये एक उच्च स्तर के प्रश्न को हम कहेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रहेगा, क्योंकि इसमें आपको विभिन्न प्रकार की जो कटौती करने के लिए जो लिमिट्स दी गई हैं उनका अच्छे से ध्यान होना जरूरी है। कुछ कई चीजों के परसेंटेज का आपको ध्यान देना जरूरी है। तो अगर ऐसी चीजें लिखते हैं तो नंबर अच्छे मिलते हैं, अदरवाइज कई लोग बिना ऐसी चीजों को मेंशन किए भी उत्तर को लिख देते हैं, तो ऐसे में उनको नंबर भी जो है मतलब ज्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं। तो इसी के साथ हम उत्तर को देखते हैं। दुनिया के शीर्ष कार्बन उत्सर्जक देशों अमेरिका और चीन ने 12 नवंबर 2014 को जलवायु परिवर्तन पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए ग्रीन हाउस गैसों को सीमित करने का आह्वान किया है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने वर्ष 2025 में उत्सर्जन का स्तर 2005 के स्तर से 26 से 28% तक कम करने की घोषणा की। इसको अंडरलाइन करिएगा। वहीं चीन ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि उसका कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 2030 के आसपास शीर्ष स्तर पर पहुंचने के लिए प्रयास करेगा। इसके अलावा चीन 2030 तक अपनी प्रारंभिक ऊर्जा खपत में गैर जीवाश्म ईंधन की साझेदारी करीब 20% तक बढ़ाएगा। यह पहली बार है जब चीन ने अपने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के अधिकतम स्तर पर पहुंचने की सहमति जताई है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि समझौते के तहत यह कटौती विश्व के लिए 2 डिग्री से कम स्तर तक लाने के लिए, अर्थात खतरे के स्तर तक लाने के लिए नहीं के बराबर है। विकासशील देशों ने भी विभिन्न देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग और समझौते के महत्व को पहचाना है। प्रत्येक देश ने अगले वर्ष पेरिस में होने वाले सम्मेलन में नए समझौते पर सहमति जताने पर वचनबद्धता प्रदान। पूरी प्रक्रिया ने इस परिभाषा का बहुत ही बुनियादी विभाजन कर दिया है कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। विकसित देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वे उत्सर्जन में कटौती का सबसे बड़ा बोझ लेंगे, किंतु वे इस बात पर बल देते हैं कि अमीर विकासशील देश भी ऐसा करें। इसलिए प्रत्येक देश, चाहे वे अमीर हो या गरीब हो, सुसंगत तरीके से अपनी भूमिका निभाए। भारत में जैव विविधता के संरक्षण में, अगला प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 21। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों के अनुक्रम में खेजड़ी वृक्ष के आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसे संरक्षित करने की अविलंब आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। तो खेजड़ी वृक्ष जो है काफी महत्वपूर्ण वृक्ष होता है और ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वृक्ष का एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा जो है काम में आता है। इससे जो निकलने वाला फल होता है उसकी सब्जी बनाई जाती है, पत्तियों से हम जो है पत्तियां उर्वरक का काम करती है, और इसके अलावा और जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो जानवरों को खिलाते हैं तो दूध की पैदावार भी अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर मतलब देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है ये, और राजस्थान में खासतौर पर लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इसी के साथ हम उत्तर को देखते हैं। वैज्ञानिकों ने राजस्थान के राजकीय वृक्ष खेजड़ी के विलुप्त होने के बारे में चेतावनी दी है।
खेजड़ी वृक्ष भोजन और ईंधन की लकड़ी प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। ऐसा किसी भी अन्य वनस्पति द्वारा नहीं किया जाता है। इसको आप अंडरलाइन करिएगा कि खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरिया का आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्व है। इस वृक्ष के फल सांगरिया को खाया जाता है। इसे पकाकर स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है और कैर जो रेगिस्तान की एक अन्य प्रमुख वनस्पति है उसके फलों के साथ इसे मिश्रित किया जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। सूखे सांगरे का मूल्य 300 से 400 रुपए प्रति किलो होता है। इसको अंडरलाइन करिएगा। इससे आप इसके महत्व को देखिए आप कि जो इसका जो फल है वो 300 से 400 रुपए प्रति किलो के दर से बेचा जाता है। वृक्ष की सूखी पत्तियां एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करती हैं। वृक्ष के अन्य भागों का उपयोग पशुओं के भोजन के रूप में किया जाता है क्योंकि इससे दूध के उत्पादन में वृद्धि होती है। इसे रेगिस्तान के वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है जो प्राचीन काल में पश्चिमी राजस्थान के लोगों की जीवन रेखा था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जोधपुर के शुष्क वन अनुसंधान संस्थान के अनुसार खेजड़ी वृक्ष के धीरे धीरे विलुप्त होने का मूल कारण यह है कि खेत के मालिक इसके फलों, फलियों, पत्तियों, शाखाओं और टहनियों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष इसकी शाखाओं को काटते हैं। इसके अलावा खेजड़ी वृक्ष के विलुप्त होने संबंध में अनेक वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं, जैसे कि गिरता हुआ जल स्तर और साथ ही परजीवी गोनोडर्मा ल्यूसिडर्म के विकास में कमी। एक उच्च स्तर का प्रश्न है क्योंकि जो है ये वो चीज है कि अगर आपको पता है तो ही आप इसके बारे में लिख पाएंगे। अगर जानकारी नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है खेजड़ी के बारे में या खेजड़ी, तो ऐसी स्थिति में फिर इसको लिख पाना मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। कुछ निश्चित अनुवांशिक गुणों को आने वाली पीढ़ियों को स्थानांतरित करने के क्रम में आगे चलकर जैव कार्यकी के विकास में जीन्स किस प्रकार से राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो सीधा सीधा संस्कृति और जीव विज्ञान के बीच का जो रिलेशन है, अगर एक लाइन में इसको समझाया जा सके तो यही है कि ये प्रश्न जीव विज्ञान और संस्कृति के आपस में जो रिलेशन है, आपस में जो संबंध है, ये उसके इर्द ही घूमता है। इसी के साथ हम उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। जब इस बारे में बात की जाती है कि संस्कृति द्वारा जैव कार्यकी किस प्रकार प्रभावित होती है, तो यह पाया गया है कि व्यक्ति जो आक्रामक वातावरण में पैदा होते हैं वे अपने गुणों को आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिसके कारण उनके द्वारा किसी परिस्थिति में आक्रामक तरीके से व्यवहार करने की अधिक संभावना हो जाती है। यहां से अंडरलाइन करेगा कि पाया गया है कि व्यक्ति जो आक्रामक वातावरण, यहां से इतना ही अंडरलाइन करना है। इन परिवर्तनों के बच्चों में दीर्घकालीन प्रभाव होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि संस्कृति किस प्रकार से जैव कार्यकी को प्रभावित कर सकती है। संस्कृति और जीव विज्ञान के बीच यह संवाद यह वर्णन कर सकता है कि कुछ संवेदनशील स्थान कई वर्षों तक अशांत क्यों रहे। यहां पे कोशिश यही करिएगा कि स्थान का किसी का नाम न लिखा जाए, सिर्फ इतना लिख देंगे कि कुछ संवेदनशील स्थान कई वर्षों तक अशांत क्यों रहे, तो इतना काफी है। और इसी को आप अंडरलाइन भी करिएगा। किसी पर्टिकुलर स्थान का नाम लिखने से यहां बचना चाहिए पूरी तरह से। कुछ निश्चित अनुवांशिक गुणों को आने वाली पीढ़ियों को स्थानांतरित करने के क्रम में आगे चलकर जैव कार्यकी के विकास में जीन्स सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थानों का निर्माण और विकास कर सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार राजनीति से प्रेरित अत्याचारों का अनुवांशिक विविधता पर जोर प्रभाव पड़ता है। उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि संस्कृति किस प्रकार से प्राकृतिक चयन को प्रभावित करती है। उन्होंने अनुकूलन पर पर्यावरण के प्रभाव और यह किस प्रकार से जीव विज्ञान को प्रभावित करता है इस बात पर ध्यान दिया। लेकिन संस्कृति किस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों के जीन्स को प्रभावित कर सकती है, इसके बारे में बताना मुश्किल है। इसका खुलासा होने में अभी समय लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौसम संबंधी बदलावों के कारण भीषण तापमान एवं भारी वर्षा के परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
भूस्खलन संबंधी आपदाओं से निपटने में प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक हो सकती है। तो यहाँ पे पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे खुद प्रश्न में बोल दिया गया कि मौसम संबंधी बदलावों के कारण भीषण तापमान एवं भारी वर्षा के परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपको भूस्खलन पे ये नहीं बताना है कि जो है वो किस वजह से हो रहा है और कि मतलब मौसम की वजह से हो रहा है, जो एक जनरलाइज्ड आंसर होता है। इसके बाद का पार्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूस्खलन संबंधी आपदाओं से निपटने में प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक हो सकती है। तो इसके उत्तर को हम देखते हैं कि भूस्खलन और हिमस्खलन उन प्रमुख भूवैज्ञानिक खतरों में से एक है जो हिमालय के अलावा भारत के बड़े हिस्सों को प्रभावित करते हैं, जिसमें पूर्वोत्तर पहाड़ी पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट और विंध्य है, जो कुल भूमि का लगभग 15% है। इतना लाइन अंडरलाइन करिए। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव से होता है। चीन की ओर भारतीय प्लेट का पूर्व की ओर स्थानांतरण होने के कारण चट्टानों पर निरंतर दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण वे नाजुक और कमजोर होती जा रही हैं और भूस्खलन और भूकंप प्रवण हो रही हैं। भारत की परपटी की धीमी गति, जो लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, के कारण दबाव संचित होता है और प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। कुछ भूस्खलन के कारण विचित्र और अद्वितीय आपदाएं होती हैं। बढ़ते हुए भूस्खलन को रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक अस्थिर पिंड की अवरूपण क्षमता में वृद्धि करने या सक्रिय बाहरी बल के लिए या निष्क्रिय बल लागू करने के लिए रासायनिक या यांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है, ताकि अस्थिर बलों को नियंत्रित किया जा सके। भूस्खलन का मापन और रिपोर्ट किए गए प्रत्येक भूस्खलन के डेटाबेस बनाने से हम भविष्य में होने वाले भूस्खलन का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं और आपदाओं को कम कर सकते हैं। निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के अतिरिक्त भूस्खलन को स्थिर और नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसको जरूर अंडरलाइन करिए कि निगरानी और पूर्व चेतावनी। देखिए, प्राकृतिक आपदा है, इसको हम ये तो कह नहीं सकते कि हम इसे रोक ही देंगे, लेकिन बात यह है कि अगर निगरानी अच्छे से होती है, पूर्व चेतावनी प्रणाली सिस्टम अगर अच्छे से है, तो जो नुकसान है उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जैसे अभी रिसेंट एग्जाम्पल हुडहुड का ही ले लीजिए, तो जो चीज थी वो प्राकृतिक आपदा ही थी और जो है बहुत भयावह था, लेकिन क्या था कि पहले ही उसके लिए पूरा तंत्र था जो था वो तैयार था। तो एक पूर्व चेतावनी देकर सब चीज करके उसके नुकसान को बहुत कम से कम करने की कोशिश की गई उसमें। चलिए इसको देखते हैं। जोखिम क्षेत्रों की पहचान कर, तकनीक का उपयोग और जानकारी का साझा कर भूस्खलन को कम और नियंत्रित किया जा सकता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद द्वारा जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन एवं शमन की दिशा में उठाए गए कदमों की विस्तृत विवेचना कीजिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और अल्पीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के समन्वय हेतु जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद का पुनर्गठन किया। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के 18 सदस्यीय परिषद के अध्यक्ष आर.के. पचौरी हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संचालित जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का क्रियान्वयन नोडल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसने पर्यावरण परिवर्तन पर पहली राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है, जिसमें पर्यावरण के शमन और अनुकूलन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। योजना के 8 मुख्य राष्ट्रीय मिशन की पहचान की गई है, जिसमें शामिल है राष्ट्रीय सौर मिशन, संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत निवास के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हाल ही में इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट का गठन किया है, जिसमें 127 अनुसंधान संस्थान शामिल हैं, जिनका कार्य जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को
प्रक्रिया और भारत के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर शोध करना है। INCCEA ने अपनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सूचियों को व्यवस्थित करने और निरंतर अन्य वैज्ञानिक मूल्यांकन करने में सहायता की है। तो ये एक मध्यम से थोड़ा उच्च स्तर का प्रश्न है, और जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी होना आवश्यक है इसके लिए। मतलब ये है कि पॉइंट्स अगर आपको पता है तो ही लिखने में उसको फायदा है, इलेबोरेशन से यहां पर नुकसान हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित खतरों के बढ़ते हुए संभावित संकट के परिप्रेक्ष्य में भारतीय वित्तीय संस्थाओं को इक्वेटर प्रिंसिपल्स एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्तीय पहल की तर्ज पर पर्यावरणीय दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष बालकृष्ण पशुपति ने हाल ही में इक्वेटर प्रिंसिपल्स एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्तीय पहल की तर्ज पर भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश बनाने का आह्वान किया। हाल ही में NBA ने पर्यावरणीय रूप से जोखिमपूर्ण परियोजनाओं में निवेश करने हेतु दिशा निर्देशों का गठन करने के उद्देश्य से मुंबई में सभी भारतीय बैंक के प्रमुखों की बैठक का आयोजन किया। उन्होंने उसी वर्ष अपनी रिपोर्ट RBI को भेज दी, लेकिन तब से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसको अंडरलाइन करिएगा। NBA ने आनुवांशिक रूप से संशोधित कर और सरकार की अनुमति के बिना बैगन की खेती करने वालों पर मुकदमा दायर किया है। RBI के पास ऐसे दिशा निर्देश हैं जो क्लाइमेट न्यूट्रल या क्लाइमेट स्मार्ट परियोजनाओं को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ऐसी परियोजनाओं में निवेश करने हेतु कोई भी दिशा निर्देश नहीं है जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। UNIPFI जो 2005 से कार्यरत है, उसमें 200 से भी अधिक सदस्य हैं और 34 देशों के 80 वित्तीय संस्थानों द्वारा इक्वेटर प्रिंसिपल्स पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत से केवल इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा यस बैंक ही UNEPFI के सदस्य हैं और केवल IDFC लिमिटेड ने इक्वेटर प्रिंसिपल्स पर हस्ताक्षर किए हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इन वैश्विक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए किसी भी भारतीय कंपनी पर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में RBI के दिशा निर्देश न होने के कारण बैंक के पास ऐसे कोई मानदंड नहीं है कि किसे ऋण दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए। तो ये भी मतलब अच्छा प्रश्न था, ये मध्यम स्तर का प्रश्न था, लेकिन जानकारी के लिए अच्छे से मतलब डीप स्टडी की जरूरत है इसमें। तो इसी के साथ ये विश्लेषण समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो और अगले मॉक के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।